गोडसे ने जिस दिन गांधी जी की हत्या की, उसके तीसरे रोज के एक छोटे से समाचार ने देर तक, या यूं कहूं आज तक, मेरा ध्यान बांधे रखा। जिला के कस्बे के दरोगा अताउल्ला खान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसका ख्याल था कि गांधी जी को सजा देने का हक सिर्फ उसे ही था। कहते हैं कि 1.5 वर्ष बाद ही दरोगा को रिटायर होना था। श्री एन किशोर वर्मा, जनरल मैनेजर, बिजारिया इंडस्ट्रीज ग्रुप लिमिटेड, 10th फ्लोर। पता एकदम सही था। पलट कर देखा, लिफाफा जहां चिपका था वहां मैला हो गया था। हाथ में पेपर नाइफ लिए ही ऊपर रोशनी की तरफ उठाया। किधर से फाड़ा जाए कि खत ना फटे। अंदर कहीं खाली जगह नहीं थी। कुछ तय करे कि टेलीफोन बजा और कोई चीज तड़प कर खून में दौरा लगा गई। पते के ऊपर लाल स्याही से लिखे पर्सनल पर निगाहें टिकाए। हाथ का पेपर नाइफ उस पर आड़ा रख दिया। वो खुद भी जब पान सनी जीभ से लिफाफे का गोंद गीला किया करता था तो चिपकाने पर लाल धारी उभर आती थी। हालांकि लीना को कभी भी उसकी ये हरकत, लीना का बाप कहता, गंवार। वही टेलीफोन है क्या? ऑपरेटर ने बताया कि दिल्ली की ट्रंक लाइन मिल गई है। अनजाने ही एक दराज जरा से खोलकर जूता टिकाया और रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे झोंक लेकर, हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर बर्टन के साथ जब बातें की तो दिल धड़ धड़ कर रहा था। घबराहट को तो ये सोचकर जीत लिया कि ऐसी आखिर क्या बात है। बड़े बड़े गवर्नर वायसरायों से दीक्षित जब ऐसे रौब से बातें कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। मान लिया जॉर्ज मैकफेरी बर्टन इनकॉर्पोरेशन बोस्टन का गवर्निंग डायरेक्टर छोटा मोटा आदमी नहीं होता, लेकिन खा तो नहीं जाएगा। यूं ही इस समय उसकी बात का दोहरा महत्व है। 12 करोड़ रुपए का प्लांट बैठेगा साझे में। पिछले साल सेठ जी अमेरिका गए थे, तभी इस साझे की बात का बीज पड़ा था। लेकिन इस बार हो सकता है उसे बर्टन के साथ ही जाना पड़े, अपनी कंपनी की ओर से, या उसके सामने फिर बहुत बड़ा चांस आ गया है। ऊपर से वो किसी तरह या राइट बट सी यू मिस्टर बर्टन के साथ अपनी बात करता रहा। लेकिन टाई की नॉट टटोलती उसकी उंगलियां कांपती रहीं। 6 मिनट बाद जब उसने सो काइंड ऑफ यू कहकर लाइन काटी तो माथे पर भाप जमाई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। चस्सी पीछे कुर्सी की पीठ पर लटके कोट की जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर फेरा, एक घूंट पानी पिया। दीक्षित साहब अपने को लाख खुदा लगाते रहे, इस आदमी से बातें करे तो नानी याद आ जाए। पिछले हफ्ते बर्टन कलकत्ता आए थे। लीग ऑफ कॉमर्स की मीटिंगें, दुनिया भर के कॉकटेल्स, डिनर्स का इंतजाम उन्होंने ही किया था। बीच बीच में व्यावसायिक बातें भी होती रहीं। उस खुर्राट, तेज और अनुभवी व्यवसायी के सामने उसी धैर्य और स्तर से टिके रहना सचमुच कम कौशल और कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। हर क्षण नर्वस हो जाने का खतरा रहता। सही है कि सारे आदेश सेठों के थे और वो उनका नौकर था, लेकिन एकाध मीटिंग्स पार्टी में उपस्थित हो जाने के अलावा उन्होंने किया क्या? और मोटे मोटे नफे नुकसान, ले लो बेच दो के अलावा उन्हें पता क्या कि आज की व्यावसायिक दुनिया है कहाँ, कैसी है। नीम की मोटी दातुन रूंधते हुए विश्वामित्र पढ़ लेना और बात है, और शिष्टाचार की बारीकियों, उठने बैठने के तौर तरीकों को समझना दूसरी बात। देसी आदमी शायद आपके पैरों के रौब में आ भी जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपके पैसे को क्या गिनेगा जो 7 समुंदर पार से आपके यहाँ आकर करोड़ों रुपए लगा रहा है। किशोर जानता है अगर ये साझा हो गया तो कहीं इससे उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, और हो सकता है उस नई फर्म में उसे ही सबसे महत्वपूर्ण पद संभालना हो। बर्टन के साथ मामला ना भी पटे तो भी सेठ जी को उससे ज्यादा योग्य और विश्वास आदमी कहाँ मिलेगा। और मान लो अगर उसका मन एक नए सपने से थरथरा उठा। जब वो बर्टन को फैक्ट्री की साइड दिखाने ले गया था तो बहुत सी बातें करने का मौका मिला था, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों। Some of our colleagues repeatedly advised us, hell, not to have any such undertaking. I mean, in collaboration with Indian business folk, they are not supposed to be fair-minded. बर्टन ने हंसते हुए कहा था।
स्पेशली योर हेल ऑफ मारीज। हम लोग मशीनें भेज सकते हैं, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट भेज सकते हैं, इन्हें बिजनेस एथिक तो सिखा नहीं सकते, सारा एटीट्यूड तो बदल नहीं सकते। पैसा हम भी कमाते हैं और इनसे चौगुना कमाते हैं, बट नॉट दैट फिल्दी वे। पैसा कमाना बहुत बड़ी कला है, लेकिन खर्च करना उससे बड़ी कला। वी हायर मैन और फायर द मैन, करेक्ट, बट वी पे द प्राइस इन ईदर केसेस। खर्च करने के नाम पर ये लोग सिर्फ घूस रिश्वत देना जानते हैं, क्योंकि मेंटली दे आर स्टिल पैटी ट्रेडर्स एंड ग्रॉसर्स। डिवाइड ऑफ कल्चर और एजुकेशन। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कल्चर क्या होता है, अभी इसका इन्हें काखा गा भी नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि इन्हें अपने यहाँ कुछ दिन रख कर कुछ इंटेलिजेंट किस्म के लोगों को आधुनिक व्यवसाय के तरीके और व्यापार व्यवस्था सिखाएं। आप लोगों की सरकारी नीति आड़े आती है, वरना हमें तो किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि तुम एक बार आकर हम लोगों के काम का आइडिया तो लो। बर्टन की ये सारी बातें उन्हें बहुत विश्वास में लेकर, मजाक का पुट मिलाकर, दोस्ती का वास्ता देते हुए टुकड़ों टुकड़ों में कही थी। लेकिन किशोर को सारा रवैया पसंद नहीं आया था, जैसे साला दान कर रहा हो। इस तरह की भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद वो उनके पीछे छिपे आशय को भी समझ रहा था। फिर जब बर्टन ने कहा कि हमें टॉप रिस्पॉन्सिबल पोर्टर्स के लिए ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो काम के हमारे तौर तरीकों को भी जानते हो, गाइज लाइक यू, तब तो कुछ समझने को ही नहीं रह गया। इसलिए जब उसने दिल्ली के फ़ोन के बाद ही ऑपरेटर से एटलस ट्रैवल्स मांगकर सुबह की फ़्लाइट में जैसे भी हो दिल्ली का टिकट मांगा, तो कहीं कुछ कचोट रहा था, कुछ गलत कर रहा है। और उसी कचोट को दबाने के लिए उसने फ़ोन पर सेक्रेटरी को आदेश दिया, रमन, किसी को फौरन एटलस भेज दो, फ़ोन पर बात हो गई है, किसी नाम में हो, सुबह की फ़्लाइट से 1 टिकट, ऊपर से जो लगे लगा देना। दीक्षित की ऐसी कम तैसी, उसने परम तृप्ति के भाव से गहरी सांस फेंककर ढीला शरीर छोड़ दिया। सामने के दांतों की संधि से जीभ की नोक अड़ाकर हवा खींची। साथ ही ख्याल आया, उसकी हर हरकत को किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। चैम्बर में कोई नहीं था। पीछे से आती एसी की बेमालूम सी आवाज़ थी। टीक प्लाई मढ़ी दीवारों की छत के जालीदार कटाव में जलते नियॉन ट्यूब्स थे और मेज़ पर रखे 3 टेलीफोन, टेबल लैंप, कैलेंडर, ट्रे, सभी बहुत साफ थे। इस बार उसने और भी जोर से किया और बच्चों जैसी अपनी शैतानी पर मुस्कुरा पड़ा। इस मुस्कुराहट के साथ ही भीतर की कचोट घुल गई। कुछ नहीं जी, जॉर्ज मैकफेरी बर्टन इनकॉर्पोरेशन की नौकरी इस सटोरिये की नौकरी से हर हालत में अच्छी रहेगी। यहाँ क्या है, जब तक सेठ के हाथों में नाचो तब तक ठीक है। जहाँ ज़रा भी अपना कुछ दिखाना चाहो वहीं, और दूसरी कंपनियों के जनरल मैनेजरों के मुकाबले बहुत कम पैसे। किसी को बताओ तो शर्म आए। ये एसी चैम्बर, सेक्रेटरी, 2 बैरे, फर्निश्ड फ्लैट, ड्राइवर, गाड़ी और 200 आदमियों का स्टाफ तो जो भी यहाँ होता है उसे ही मिलता है। मुझे तो वही 2,500 और साल में 21,000 रुपये ऊपर से देते हैं, लेकिन बर्टन में से दुगना मिलेगा। तभी जाने की बात सोची जाएगी, नहीं तो मगर इतना ही मिले तब भी चले जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो ये कि बर्टन साला हमेशा हिंदुस्तान में थोड़े ही बैठा रहेगा सेठ की तरह सिर पर। फिर अमेरिकन फर्म की बात ही अलग है। और इस तरह का धर्म संकट उसे हर बार नौकरी बदलते हुए आया है, लेकिन हर बार कचोट पहले से कम तीखी होती गई है। नहीं, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, उसे तो सिर्फ एक आदमी को दिखा देना है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता और अब वो किसी भी अवसर को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी आंखों में लंबे जहाज की तरह सरकती शानदार गाड़ी तैरती चली गई। जिस लेटेस्ट मॉडल की अमेरिकन गाड़ी में बैठकर किशोर घूमा करेगा, वो सेठ रामजी दास बिंजारिया को 2 साल बाद मिल पाएगी। उत्तेजना की झुरझुरी जब उससे नहीं सही गई तो वो कुर्सी को अपने पीछे घूमता छोड़कर झटके से उठकर खड़ा हो गया। फॉर टॉप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, गाय लाइक यू, गाय लाइक यू। मन हुआ कि जूते की एड़ी पर एक चकफेरी लगा जाए और सीटी बजाने लगे, लेकिन तभी उसे किसी का ध्यान आ गया।
जो उत्तेजना के ऐसे आवेश को कभी भी यूं नहीं प्रकट होने दे सकता था। वो पीछे वाली वेनिशियन चिक खींचकर शीशे के पार देखता रहा। 10 मंजिल की ऊंचाई से हर चीज का खिलौने जैसा लगना अब उसे चकित नहीं करता। पतली दरार जैसी सड़कों में काली भूरी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह लगती रहती हैं। सड़क पर राइटर्स बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची हो, लेकिन यहाँ से जमीन से जरा सी ही उठी लगती है। जिसकी बजरी बिछी चौड़ी छत पर हजारों गमलों को दर्जनों मजदूर इधर से उधर रख रहे हैं। पूरा बगीचा लगा रखा है। बर्टन वाला मामला हो जाए तो 6-7 हजार आदमी तो अपनी कंपनी में भी होंगे उसके नीचे। तब वो अपने बंगले में खूब बड़ा बगीचा लगाएगा और नियम से बागबानी किया करेगा। साला पेट निकलने लगा है, इसे कम करना होगा। गाय लाइक यू। उस जैसे टॉप आदमी की पर्सनैलिटी स्मार्ट होनी चाहिए। और उसकी उंगली अचानक नाक के नीचे वाले मस्से पर चली गई। वो उसे टटोलता रहा। बहुत बार कटवा दिया है, हर बार बढ़ जाता है। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं हर्ज क्या है, उसे क्या पता कि चेहरे पर यह कैसा लगता है। लाड़ में आकर लीना इसे 2 उंगलियों में दबाकर पूछती थी, इसमें दर्द नहीं होता? तुम्हारी पर्सनालिटी में बस यही। अचानक उसे पर्सनल वाले लिफाफे का ख्याल हो आया। मेज से उसे उठाकर वो फिर वहां आ खड़ा हुआ। नाइफ वहीं छूट गई थी। सिर्फ जेब से गुच्छा निकालकर एक पतली सी चाबी ले होशियारी से खोला, खत निकाला और फटा लिफाफा मसलकर बाहर फेंक दिया। 4 तह किया हुआ मोटा सा कागज था और बिना किसी संबोधन के अंग्रेजी में एक लाइन घसीट दी गई थी, कांट वी फॉरगेट द पास्ट। नीचे लीना किशोर और खत के एकदम नीचे, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज, और तब शहर का नाम। उसने निहायत निरुद्विग्न रहकर समझा, क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? कागज को उल्टा पलटा और कुछ नहीं। वो यूं ही चुपचाप बाहर देखता रहा, खोया खोया सा खड़ा रहा। 8 साल में ये पहला पत्र है। पीछे खटखट हुई। मेज पर बहुत से टाइप किए हुए कागज पेपर वेट से दबाकर रामन लौट रहा था। किशोर को घूमते देखकर रुका। किशोर ने मेज के पास आकर खड़े होकर ताजे टाइप किए हुए अक्षरों पर निगाहें टिकाए हुए पूछा, ये क्या है? रोजर्स नील वाले कागज हैं, लंच के पहले मांगे हैं, रामन ने बताया। तब तक किशोर ने खुद भी पढ़ लिया था, रोजर्स एंड नील। सॉलिसिटर्स से लंच से पहले अपॉइंटमेंट था। फेरो एलॉय वालों ने अब तक रुपया नहीं दिया था। झंझट था, 1000 रुपए रोज इंटरेस्ट कौन दे? बैंक बिजारिया इंडस्ट्रीज से मांगता था, लेकिन जब एलॉय वालों ने पेमेंट ही नहीं किया तो इंटरेस्ट भी उन्हीं के जिम्मे जाएगा। सारी चीजें उसके दिमाग में झटके से आ गई। ओह हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। और वो कागजों को गौर से देखता रामन द्वारा घुमाकर सीधी की गई कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी देखी, 1 घंटा है। सारे कागज इसी बीच तैयार हो जाने हैं। क्या? जैसे ही रामन ने नीचे पड़ा कागज उठाकर बहुत धीरे से मेज पर रखा, किशोर चौंक कर पूछ बैठा। असल में वो भूल ही गया था कि रामन अभी तक वहीं है। कागज पर निगाह गई। अरे, लीना वाला खत है। शायद खिसक कर नीचे गिर गया था। रामन ने पढ़ तो नहीं लिया। फौरन बोला, तुम चलो, रोजर्स नील के यहाँ शिपिंग क्लेम वाले कागजों का भी ख्याल रखना। और जब रामन ने दरवाज़ा खोला तो कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, और सुनो। फिर कई सेकंड याद करता रहा कि उसे रामन से क्या बात कहनी थी। हाँ, वो एटलस में भेज दिया किसी को? जी। बिना रामन का जवाब सुने मोटे फ्रेम का चश्मा नाक पर चढ़ाकर हाथ में खुला कलम लिए वो टाइप किए हुए अक्षरों को गौर से पढ़ पढ़कर दस्तखत करने लगा था। अब जानती है ना कि मुझे 4-4.5 हजार महीना मिलता है। कांट वी फॉरगेट द पास्ट। अब तो भूलने की बात आएगी ही। टेलीफोन बजा। उसने फिर उधर देखे बिना ही हाथ बढ़ाकर टटोलते हुए चोगा उठाया। किशोर, 5:30 बजे पर आ रहे हो ना? क्राउन इंश्योरेंस का गर्ग था। कहाँ? किशोर सचमुच भूल गया था। प्रिंसेस और कहाँ? गर्ग झुंझला उठा। अजीब आदमी हो यार, आज तो बहुत ही फंसा हूं। तेरा हमेशा यही रोना होता है। गर्ग झुंझला उठा।
अच्छा यार, तू जनरल मैनेजर हुआ, हमने मिसेस लाल चंदानी को भी बुला लिया है। आई एम अंडर स्टफ, जानता है मारवाड़ी कंसर्न है ये, क्या करूँ, अपनी चिट्ठियाँ तक देखने की फुर्सत नहीं मिलती। उसे लीना के खत का ध्यान आ गया। अच्छा यू डोंट माइंड, मैं ज़रा लेट हो जाऊँगा। ओह यस, गर्ग खुश हो गया। तुझसे यार एक सलाह करनी थी। मिसेस लाल चंदानी की बहन वाला ही चक्कर है। तुझसे कहा था अपने दफ्तर में रख ले ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। मुझे और पिटवा। सचमुच की लड़की की बात दूर है, जानता है यहाँ लड़की की तस्वीर तक नहीं लगती। फिर जैसे बड़ी बहन है वैसी ही छोटी बहन भी होगी। उसने मजाक तो कर दिया, लेकिन ख्याल आया मान लो ऑपरेटर टेप कर रहा हो। जनरल मैनेजर साहब उसे इस गर्ग का तू तू करके बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन आज कुछ कह भी नहीं सकता, पुराना दोस्त है। जब उसे कुल जमा 600 रुपये मिलते थे तब का, इसलिए वो खुद गर्ग से बहुत ही इज्जत से बात करता है, लेकिन कमबख्त हिंट ही नहीं लेता कहीं दीक्षित साहब के सामने। अचानक फ़ोन पर उसकी आवाज़ कड़ी और सख्त हो गई और वो सामने वाले कागज़ों को पढ़ता हुआ हाँ हूँ के संक्षिप्त उत्तर देता रहा। गर्ग को लालचंदानी को लेकर कहीं जाना था, इसलिए किशोर को गाड़ी की ज़रूरत थी 2 घंटे के लिए। उसे ख्याल भी नहीं था कि कब उसने कहा ये सब तो शाम को सुनेंगे, लेकिन आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस जैसी जिद्दी औरत ऐसा लिखेगी। कौन कौन? गर्ग चौंक कर बोला, कौन ऐसा लिखेगी? अचानक किशोर ने जीभ काट ली, फौरन बोला, ओह सॉरी, ये एक साहब यहाँ बैठे हैं। उनकी बात का जवाब दे रहा था। अच्छा तो शाम को मिल रहे हैं? और उसने फट से फ़ोन काट दिया। गजब हो गया ना, क्या बात मुंह से निकल गई। एकदम सामने बैठे साहब की बात ना सूझती तो? यही प्रत्युत्पन्न मति ही तो उसे यहाँ तक ले आ सकी है। कोई दूसरा होता तो हाथ पांव फूल जाते। उसने दराज खोलकर पाइप निकाला, कागजों पर निगाहें टिकाए टिकाए ही तंबाकू भरी और दांतों में दबाकर जलाने लगा। वो पाइप उसे बर्टन ने दिया था, तभी बैरे ने आकर धीरे से एक चिट सामने रख दी। भेज दो। बैरा चला गया तो ख्याल आया कि जनरल मैनेजर को एकदम किसी को नहीं बुलाना चाहिए, लगेगा भीतर खाली बैठा था। चिट पर नाम के आगे जयंत और बिजनेस के नाम के सामने बाई अपॉइंटमेंट लिखा था। इसका तो उसे ख्याल ही नहीं कि आज का समय दिया था। चिट रखी तो रामन का पेपर वेट से दबाया गया खत सामने था। कांट वी फॉरगेट द पास्ट। जल्दी से मोड़कर पीछे लटके कोट की जेब में डाल लिया, हर बार सामने पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। डरते डरते से एक नवयुवक ने इस तरह प्रवेश किया मानो खेल शुरू हो जाने के बाद किसी ने सिनेमा हॉल में कदम रखा हो, टटोलते हुए। पाइप बुझ गया था, उस पर जली माचिस छुलाए 3-4 बार सांस खींचते खींचते किशोर ने धीरे से सिर हिलाकर नमस्कार की स्वीकृति दी और एक हाथ से बैठने का इशारा किया। जी वो फर्नीचर वाला कोटेशन लाया था। सिर झुकाकर ब्रीफकेस से कागज निकालते निकालते जयंत बोला। वो ऑफिस की फर्नीचर के डिज़ाइन, नक्शे और दाम बताता रहा। गेहूं दुबला सा युवक, हैंडलूम की टाई, टेरिलीन की आसमानी कमीज, काली पतलून। पाइप के कश लगाता हुआ किशोर कभी उसके पीलापन लिए हुए संवारे बालों को देखता और कभी दाहिने हाथ में पड़ी लोहे की अंगूठी को, जिसमें नग की जगह स्फिंक्स का चेहरा बना हुआ था। परसों किशोर को जयंत अपनी पत्नी के साथ न्यू मार्केट में मिल गया था। भरे शरीर की सुंदर हंसमुख युवती थी। जयंत के हाथ में पैकेट थे और माला के पास पर्स। परिचय हुआ। उसे जयंत का साफ सुथरा, शिष्ट और तौर तरीका शुरू से ही पसंद है। माला के परिचय के बाद ही लगा जैसे जयंत से उसे स्नेह भी हो। पता नहीं कैसे उसे भ्रम हो गया कि माला को बैडमिंटन खेलना पसंद है और उसे क्रीम खाने का शौक है। जयंत के बढ़े हुए हाथ से कागज लेकर लापरवाही से पूछा, हाउज योर मिसेस? फाइन थैंक यू। जयंत ने पिन कुशन से पिन खींचकर 2 कागज पिन किए और सामने सरका दिए। एक स्कूल में पढ़ाती हैं, म्यूजिक। क्यों? मॉडर्न रिनोवेटर्स तुम्हें ठीक पैसे नहीं देते क्या? उसे खुद आश्चर्य हुआ कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है।
लेकिन ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाने का काम उसे पसंद नहीं है। अचानक जयंत की आंखों में एक चमक आई। आपके यहाँ कभी कोई जगह हो तो? किशोर को एकदम काम और समय का साथ ही ख्याल आया। दस्तखत करने से पहले कोने में कुछ लिखता हुआ बोला, जरूर। फिर सोचने लगा, बर्टन वाली कंपनी में जयंत को लिया जा सकता है, उसे जयंत पसंद भी है, जरूरत तो पड़ेगी ही। आई लाइक यू। तुम्हारी मिसेस बहुत अच्छा गाती हैं क्या? जाने क्यों उसके मन में आया कि कभी जयंत की पत्नी को एक बहुत खूबसूरत रॉ सिल्क की साड़ी भेंट देगा। जी हाँ, जयंत ने गदगद होकर कहा। आपको एक बार हम लोग बुलाएंगे, दो एक बार रेडियो पर भी प्रोग्राम हुआ है। डजंट शी हेट यू? जब तक वो सचेत हुआ, वाक्य उसके मुंह से निकल चुका था। उसने जल्दी से बुझे पाइप से दो एक कश खींच कर कहा, आई मीन यू वर्क। तुम ये फर्नीचर और दूसरी चीज़ों के एस्टिमेट देते फिरते हो, उन्हें तो बुरा लगता ही होगा। जी मैंने बताया ना, बहुत पसंद तो नहीं है। बात यह है जी, उसके घर वाले ज़रा से अच्छे खाते पीते लोग हैं, सो उसे कहीं मेरे काम से संकोच होता है। लेकिन जयंत का चेहरा देखकर ही किशोर को लग गया कि बात संभली नहीं है। उसे आश्चर्य और अफसोस होते रहे कि कैसे वो बात उसके मुंह से निकल गई। क्या हो गया उसे? जयंत की बातों के जवाब में हाँ हूँ करके उसने जल्दी से दस्तखत किए। फिर झटके से बहरे की घंटी बजाकर उठते हुए बोला, माफ़ करना जयंत, इस वक्त ज़रा जल्दी में हूँ। मुझे लंच से पहले ही रोजर्स नील के यहाँ जाना है। और बिना उत्तर की राह देखे दोनों कंधों पर कोट चढ़ाते हुए बैरे को आदेश दिया, खिलावन, रामन से कह दो कागज़ लेकर नीचे गाड़ी में चलेगा। जयंत, तुम दत्ता बाबू से मिलकर उन्हें ही सारी बातें समझा जाना। पाइप एस्ट्रे में झाड़कर कोट की जेब में रखा तो तह किए कागज से हाथ का स्पर्श हुआ। Can't we forget the past? Doesn't your wife hate you? I mean your work? बीवी तुमसे, मेरा मतलब है तुम्हारे काम से घृणा नहीं करती। Guy like you. बड़े बाबू के चैम्बर तक आते आते यही वाक्य उसके कानों में गूंजते रहे। बड़े बाबू यानी रामजी दास के भाई कन्हैया लाल बिजारिया, मैनेजिंग डायरेक्टर। रामन ड्राइवर के पास बैठा था। पीछे वो अकेला बैठा बैठा पाइप पीता रहा। चौराहे की लाल रोशनी ने जब रोका तो अचानक कुछ याद हो गया। इस तरह कहा, रामन, मैकफेरी बर्टन वाली फाइल आते ही एकदम तैयार कर देनी है। शाम को लोकल डायरेक्टर्स की मीटिंग है, घर पर बोल देना शायद कुछ देर हो जाए। और हाँ, क्राउन वाले गर्ग साहब को मना कर देना कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी 5 बजे गर्ग साहब को चाहिए, 7:30 तक यहीं आ जाना, हमें थोड़ा रुकना होगा। वो जानता है मिसेस गर्ग यानी निर्मला भाभी ऐसी महिला हैं जिन्हें देखकर श्रद्धा होती है। हताशा के अनेक क्षणों में उन्होंने ही किशोर को बिखेरने और टूटने से बचाया है। लेकिन जाने क्या चीज़ है जो उसके भीतर संतुष्ट होती है, और वो जो यूं गर्ग को लालचंदानी के साथ घूमने को गाड़ी दे देता है, उसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता। लेकिन आज मानो विशेष तृप्ति हुई। उसने रामन से मजाक करना चाहा, इस उल्टे सीधे टाइम से तो तुम्हारी पत्नी खासी बोर हो जाती होगी। हो सकता है उस बेचारी ने आज कोई प्रोग्राम बना रखा हो। वो जेब से डायरी निकालकर कुछ देखता रहा। तुम्हारी पत्नी को देर से जाने पर शक नहीं होता? उसे लगा जैसे उसने ये वाक्य मजाक में रामन से कह दिया हो, लेकिन कहा नहीं था, सिर्फ सोच कर रह गया था, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद भी रामन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मजाक तो वो कभी कर ही नहीं सकता। तंबाकू भरने के लिए पाउच को दोनों जेब में देखा तो लगा सुबह से जिस चीज को वो टाले जा रहा है वो जूते की कील की तरह और बाहर निकल आई है, अधिक गहराई में छेदती है। क्लब के पोर्च से जब किशोर की बैंगर्ड घूमकर बाहर निकली तो व्हाइट लेबल के 5-6 पैग नसों में तैर रहे थे। सड़क तनी हुई डोरी की तरह हवा से थरथराती लगती थी। लेक के बीच से गुजरते हुए एक अंधेरी सी जगह में अचानक गाड़ी ठिठक गई। स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़े देर तक वो यूं ही शून्य सा देखता रहा। फिर झटके से चाबी खींची, बाहर आया और फटाक से दरवाजा बंद करके एक बेंच पर आ बैठा। लगातार कोई चीज कानों में सनसन गूंज रही थी, जैसे वैसी ही आवाज जैसी रेल की सुनसान पटरियों के किनारे खड़े टेलीग्राफ के खंभों में गूंजती है। वो महसूस करता रहा, सुबह से ही एक सवाल उसके आसपास मंडरा रहा है। लीना ने 8 साल बाद उसे क्यों लिखा? सुबह जब उसे लीना का खत मिला था,
आयास पूर्वक उसने कुछ नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं। एक तल्ख मुस्कान से सिर्फ उस लाइन को पढ़ लिया था। हम लोग अतीत को भुला नहीं सकते। अतीत? कौन सा अतीत? अतीत को अपने साथ रखना अब उसका अभ्यास नहीं रह गया है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बस मन में एक बात याद आई थी कि आज मैं किसी लायक हो गया हूँ, इसलिए ना 8 साल बाद किस अतीत को भूलने की बात लीना करती है। इन पिछले 8 वर्षों वाला अतीत, या वो जो इनसे पहले बीता था, और इसी तरह की कोई चीज़ लगातार कहीं घुमड़ रही है, इसे वो ज़रूर महसूस करता रहा। इस समय लगा घुमड़ते हुए उस निराकार ने प्रायः स्पष्ट प्रश्न का एक रूप ले लिया है। आखिर उसने क्यों लिखा? उस जिद्दी, दंभी, उद्धत, स्वाभिमानिनी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को ये पत्र लिखने के लिए तैयार किया होगा, ये सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता है। हो सकता है इन पिछले 8 वर्षों में रात दिन लगातार वो अपने को इन बातों के लिए तैयार कर रही हो, इस एक लाइन को लिखने के लिए। और क्या इस एक लाइन को कुछ यूं ही से ढंग से लिखकर वो कहीं अपना ही पलड़ा तो भारी नहीं रखना चाहती? लेकिन उसका पहल करके पत्र लिखने के धरातल तक उतर आना ही क्या? और क्या वो स्वयं इसी की आशंका भरी प्रत्याशा नहीं कर रहा था? ऐसा नहीं है कि खुद किशोर के मन में हर दिन कम से कम एक बार ये बात ना आती हो कि बहुत हुआ, अब वो लीना को लिख दे, लेकिन हर रोज किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, या कहो जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसकी शक्ति का वो प्रतिरोध करता रहा। ओल्ड मैन एंड द सी फिल्म का एक दृश्य इन 8 वर्षों में हजारों ही बार उसके सामने आया। शराब खाने में बूढ़ा मेज पर कोहनी टिकाए किसी से पंजा लड़ा रहा है। पंजा नहीं, दोनों ने एक दूसरे की हथेली को अपनी पकड़ में ले रखा है और दोनों ताकत आजमा रहे हैं कि कौन कब किसके हाथ को मोड़कर मेज पर झुका दे। ताकत से अधिक ये खेल धैर्य का है। एक सीमा पर आकर शक्ति रुक जाती है और धैर्य पूर्वक दूसरे की हिम्मत टूट जाने की प्रतीक्षा चलती रहती है। कभी कभी उसे लगता है दूसरा हाथ लीना का है, लेकिन अक्सर प्रतिरोधी के रूप में जिसका हाथ वो महसूस करता रहा है, उस व्यक्ति का सिर्फ नाम सामने है, चेहरा आज तक स्पष्ट याद नहीं आता। अनेक चेहरों में वो इतना घुल मिल गया है कि लगता है कि उस तरह का कभी कोई चेहरा था ही नहीं। और ये संघर्ष निरंतर उस निराकार चेहरे वाले व्यक्ति से चल रहा है। दांत भींचे, सांस रोके दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले किसकी नसें ढीली पड़ती हैं। लीना से वो 8 वर्षों से नहीं मिला और अब तो इस स्थिति को स्वीकार कर चुका है कि आगे मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ताकत आजमाती पसीने से पसीजी एक सख्त हथेली का स्पर्श एक पल को उसकी चेतना से ओझल नहीं हुआ। सुबह शायद उसे खुशी ही हुई थी। एक निर्दय खुशी की खट्ट की आवाज के साथ उसने लीना के हाथ को मेज पर झुके हुए पाया है। फिर लगा वो हाथ लीना का नहीं, एक दूसरा सख्त हाथ था। सुबह के निष्करुण क्रूर प्रसन्नता का सुख सांझ तक धीरे धीरे अनजाने ही एक अजीब अवसाद में बदलता चला गया था, और वो अवचेतन की एक आवेगमयी इच्छा से लड़ता रहा कि सुबह दिल्ली न जाकर प्लेन से सीधे लीना के पास जाए और उस थकी हारी जर्जर पराजिता को बाहों में उठा ले। लीना, मेरी लीना, मुझे माफ कर दो। कैसी हो गई होगी इन 8 वर्षों में लीना? जब वे अलग हुए थे तो वो 26 की थी, आज 34 की होगी। काले केशों में सफेद धारियां उभर आई होंगी, चेहरे पर उम्र का पकाव झलकने लगा होगा और शरीर फैल या सूख कर वो नहीं रह गया होगा जिसे वो अंग अंग सांचे में ढला कहा करता था। नहीं, अब उस थकी हारी टूटी प्रौढ़ा का सामना करने का साहस भी तो किशोर में नहीं था। अपराध आरोपती निगाहों से वो कैसे 2-4 हो सकेगा? सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर ही हो उठेगी, वरना कैसे उसे ये पत्र लिख पाती। देर तक आंसू किशोर के गालों पर लुढ़कते रहे। लेक के पार किनारे किनारे रेल गुजर रही थी और उसकी रोशनियां पानी के भीतर सुनहरी कातर जैसी सरकती जा रही थी। क्या वे लोग सच ही दुर्भाग्य बनकर एक दूसरे की जिंदगी में आए थे? लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं? इसे जिंदगी में पहली बार किशोर ने उसी दिन जाना था जिस दिन लीना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, लीना, तुम एक बार अपने मुंह से कह दो। कहो लीना,
देखो, मेरे पास तुम्हें देने को एक प्यार भरे दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। मुंह से लीना ने सिर्फ इतना ही कहा। सब कुछ शब्दों में कहकर ही बताया जा सकता है किशोर। किशोर को विश्वास नहीं हुआ था। लगा जैसे संसार की हर चीज अवास्तविक, अनरियल हो उठी हो। यूनिवर्सिटी के लड़के सुना सुना कर आपस में कहते इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। जिंदगी साले की ट्यूशनें करते, फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के लिए इस मेंबर से उस मेंबर के यहाँ चक्कर लगाते बीती, और आज देख लो क्या अकड़ कर असिस्टेंट कमिश्नर का दामाद होने जा रहा है। लेकिन बेटे, हाथी बांध तो रहे हो, उसे खिलाओगे क्या? हाथी नहीं, हथिनी, सफेद हथिनी। जो इतना बड़ा जानवर देगा वो 2-4 गन्ने के खेत भी देगा ही। असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कहते किसे हैं, कुछ पता है? यानी किशोर साहब वहां खेत पर जाकर ही मड़ैया डाल देंगे। खेत पर? और वो जो कमिश्नर साहब के 3-3 बुलडॉग बैठे हैं, सो मोनालिसा के भाई जमाई जी की वो खातिर करेंगे कि सीधे घर आकर ही, और जो है सो है यार। पर फांसा खूब। नोट्स तैयार करके पढ़ने के पार्टनर के ये फायदे हैं, समझे कुछ? तुम जिंदगी भर बैठे बैठे लाल स्याही से किताबों पर निशान लगाते रहना, कोई छमिया पूछने नहीं आएगी। घोटू राम का सिर कढ़ाई में और 5 उंगलियां घी में। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आदमी को चाहिए एक खूबसूरत सी कॉपी में नोट्स तैयार करके अलग रख ले। मगर डार्लिंग, ये हुआ कैसे? बाप साले की आंखें हैं कि बटन, उसे टिपता नहीं है कि जो चुगद सारे दिन ट्यूशन करे, ना जिसके सिर पर छत हो, ना तले फर्श, वो क्या खिलाएगा बिटिया को? तिरिया हट मिलॉर्ड, तिरिया हट। लड़की बिना खाए पिए सत्याग्रह किए पड़ी रहे तो बोलो बाप बेचारा क्या करे? अरे जनाब, करे क्यों नहीं? मर्द बच्चा हो तो हंटरों से वो ठुकाई करे कि सारा रोमांस फाख्ता हो जाए, और इन मजनू साहब को तो ये चुटकियों में उड़ा दे, कटवा के बहा दे रातों रात। क्या मजाल जो किसी को सुराग लग जाए जरा भी। हिम्मत होनी चाहिए मिस्टर, हिम्मत। हिम्मत तो भाईजान किशोर की माननी पड़ेगी। नॉनसेंस। उनकी तो आज भी हिम्मत उस बाउंड्री में घुसने की नहीं होती। वो तो हमारी मोनालिसा ही सब कुछ कर रही हैं। हाय मोना, तेरी ये दुर्दशा। और इन फिक्रों और कहकहों के बीच किशोर भले ही अपने को हीरो के रूप में देखने लगा हो, लेकिन ये सच है कि लीना की दृढ़ता और साहस के आगे वो कहीं अपने आप को बहुत छोटा और नमित महसूस करता था। और इसमें भी झूठ नहीं कि शादी हो चुकने के बाद वाले 3 दिन तक असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित के बंगले के फाटक का बिवेयर ऑफ डॉग के ऊपर वाला कुंडा खोलते उसका दिल धड़-धड़ करने लगता था। अल्सेशियन कुत्तों के डर से नहीं, लीना के भाइयों के डर से भी नहीं, बल्कि दीक्षित साहब की नज़रों के डर से। खून को जमा देने वाली उनकी ठंडी निगाहों के सामने पड़कर वापस आ सकने लायक शक्ति भी उसमें रह जाएगी या नहीं? आज तो लगता है जो कुछ उन दिनों हुआ, किशोर उन सब का मात्र तटस्थ दर्शक था। शादी दीक्षित साहब के यहाँ हुई नहीं, हुई थी कोर्ट में। इसके पहले और बाद ट्रेजेडी और फार्स 2 नाटक हुए थे, यानी शादी से पहले मार डालने, उस लफंगी को कहीं का न रखने और 5 दिन भूखा रहने, कमरे में बंद करके सड़ने देने का नाटक हुआ, जिसके अंतिम अंक में एक दिन किशोर ने लीना को अलग सुबह अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़ा पाया, बदहवास खाली हाथ। अपने घर रहने आई हूँ, कितनी मुश्किल हुई है निकलने में कि बस। अब कोई हमारा क्या कर सकता है, कानूनन हम लोग पति पत्नी हैं। फिर किस तरह भाड़ में जाओ के अंदाज में सब दिखावा करना पड़ा। किस तरह मसूरी के एक होटल में डबल बेडरूम का इंतजाम करके उन्होंने 2 ट्रेन टिकट किशोर को दिए, और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को विदा किया तो सख्ती के मुखौटे का मोम पिघल आया था। उनकी आंखों में नमी तैराई, लेकिन एक तनाव बना रहा और उदासीनता का अभिनय करता किशोर गर्दन अकड़ाए अपने और दूसरों को विश्वास दिलाता रहा। वर्ग की दीवारें आखिर मनुष्यों की भावनाओं को कितने दिनों और कुचलेंगी? आदमी ही तो है जो इतिहास को बनाता और बदलता है। प्रतिष्ठा धन की, जाति की, पोजीशन की प्रतिष्ठा हम लोगों के भाग्य के निर्णायक क्यों हो? लेकिन ये सारे घिसे पिटे वाक्य वातावरण में व्याप्त अपमान के डंक से उसे अछूता नहीं रख पाते थे। पापा ने कुछ नहीं दिया, देने की बात भी नहीं थी, और किशोर उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था।
लेकिन स्टेशन पर यह मौन आश्वासन भी टूट गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के पास जब हरी झंडी हिली तो उन्होंने लीना के हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया। इसे बाद में देखना। गाड़ी चली तो किशोर को लगा कि दीक्षित साहब ना तो उससे हाथ मिलाना चाहते हैं ना आंखें। वे यूं ही खोए खोए से सख्त चेहरा किए एक ओर खड़े रहे और उससे नहीं, लीना से उखड़े उखड़े बोलते रहे। स्टेट एक्सप्रेस का डिब्बा एक हाथ से दूसरे हाथ की यात्रा में मानसिक उत्तेजना प्रकट करता रहा। गाड़ी चली, लिफाफा खुला। लीना के नाम 5,000 का अकाउंट पेई चेक था। पहली चीज किशोर के दिमाग में टकराई, सिर्फ 5,000। फिर लगा ये 5,000 रुपयों का नहीं, 5,000 अविश्वासों का चेक है। जिस आदमी के साथ तुम जा रही हो उसके साथ कभी भूखे मरने लगो तो इन रुपयों से काम चला लेना। किशोर का चेहरा पढ़कर लीना समझाती रही, पापा बेहद कट्टर सिद्धांतवादी आदमी हैं। वो कहते हैं कि झूठे दिखावे और रुपए की बर्बादी से क्या फ़ायदा। जो रुपया देना है वो सीधे ही क्यों ना दे दिया जाए, बजाय इसके कि वे हमें कोई उल्टी सीधी चीज़ दे देते और हमें पसंद ना आती। क्या ये ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लें? वो कुछ नहीं बोला, अपने ज़ुकाम को बार बार रुमाल से साफ कर करके रखते और स्टेट एक्सप्रेस का टिन हाथ में लेकर बातें करते दीक्षित साहब की आकृति ही उसके सामने घूमती रही। 11-12 साल हो गए। उस आकृति की रेखाएं अब अलग अलग लोगों के चेहरों में समा गई हैं और उसे ज्यों का त्यों याद कर लेना भी उसके लिए संभव नहीं रह गया है। लेकिन उस दिन वाला प्रभाव आज भी दिमाग से नहीं जाता। मुंह की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ और सांवले होठों का उसे पकड़ने के लिए उदग्र हो आना, बाईफोकल चश्मे से बाज जैसी तेज आंखों का झांकना, सुप्रीम कॉन्फिडेंस और हर चीज को आर पार भेद कर उसको जाने बैठे होने का दंभ, सब मिलाकर एक ऊंचाई पर खड़े हिकारत से नीचे देखते व्यक्ति की ललकारती भंगिमा। मन ही मन दांत भींचकर किशोर ने सोचा, साला शक्ल से ही टोडी बच्चा लगता है, हमारी सरकार ने इन लोगों को रिटायर क्यों नहीं किया? फिर एक दूसरा शब्द दिमाग में आया, ब्यूरोक्रेट्स। हवा ठंडी थी। खाना खाकर दोनों बाहर निकले थे और कुलड़ी माल पार करके रिक्शा स्टैंड के सामने ही दीवार पर जरा एक ओर हटकर बैठ गए थे। अंधेरे में जगमगाती बत्तियों की आड़ी तिरछी मालाएं टूट टूट कर नीचे ऊबड़ खाबड़ अंधेरे में चली गई थी कि क्रेक के गुच्छे के बाद बस कहीं कहीं पत्तियां सड़क का आभास देती थी। नीचे बहुत हल्के उजास को देखकर लगता था वहां देहरादून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लीना, 3 दिनों से घुमड़ती बात को किशोर शब्द देने की कोशिश कर रहा था, कहीं हम लोगों से कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो लाइब्रेरी चौक वाले मंडप को देखता रहा। लीना की इस सारी दृढ़ता ने उसे डरा दिया था। जो लड़की अपने दबंग बाप की फिक्र ना करे वो सचमुच डरने लायक ही है। काले शॉल को एक बार खोलकर सारे कंधे ढकते हुए लीना सामने देखते हुए बोली, देखो किशोर, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जल्दी निर्णय नहीं लेती और एक बार जब निर्णय ले लेती हूँ तो उस पर टिकने की कोशिश करती हूँ। पापा को भी जानती हूँ और तुम्हें भी समझती हूँ। सब जानते बूझते हुए पूरे होशो हवास में ही तुम्हारे साथ कोर्ट गई थी। और सच कहूँ, मैं इसे भी पापा की मेहरबानी ही समझती हूँ। उन्होंने इतना किया। मैं तो तुम्हारे यहाँ जब पहुँची थी तो इन सब का मुँह छोड़ कर पहुँची थी। जानती थी ये सब नहीं होगा। नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा। लीना के स्वर की ये दृढ़ निर्णयात्मकता उसे अपने आप की विरोधी लगती है और अचानक उसे दीक्षित साहब की वो मुद्रा याद हो आई जो उसे महसूस कराती थी मानो वो जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो। खैर, जो हुआ सो हुआ, पापा को माफ कर दो। देखो, उनका सोचने का, दुनिया को देखने सुनने का, चलने चलाने का अपना एक तरीका है। शायद अब वे बदल भी नहीं सकते। कम से कम तुम उनका इसी बात का लिहाज कर दो कि मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, भाइयों में सबसे बड़ी। मेरी शादी वो सचमुच शौक से ही करना चाहते थे। लीना का गला भर्रा आया। यही जरा सी अटक इस समय आ गई है, वरना हम जानते हैं पापा के मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। उन्होंने बहुत बार कहा है, किशोर ईमानदार और मेहनती लड़का है, उसे देखता हूँ तो मुझे अपने दिन की याद आ जाती है। और वो विस्तार से बताती रही, पापा खुद सेल्फ मेड आदमी हैं। चाचा ताऊओं ने तो हरी झंडी दिखा दी थी,
खुद पढ़े, छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, भाइयों को नौकरी दिलाई, बहनों की शादी की। आज जो कुछ है सिर्फ अपने बूते पर है। आपके संघर्ष को वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जानते हैं अभाव क्या होता है। शायद यही वजह है कि हम लोगों की किसी इच्छा को कभी अधूरा नहीं रखा। आधी रात को उठकर अगर हम लोगों ने कहा पापा ट्राइसिकल लेंगे, तो आदमी दुकान खुलवा कर ट्राइसिकल लाया है। कहते थे मेरी इच्छाएं अगर अधूरी रह गई तो मैं अपने बच्चों का मन क्यों मारूं। लीना का ये बहाव किशोर को किनारे पर अनभीगा खड़े छोड़ जाता है। और तुम आई भी तो एक ऐसे आदमी के साथ जिसने खुद कभी जिंदगी में नहीं जाना कि इच्छाएं पूरी होना किसे कहते हैं। भैया को 80-100 रुपए मिलते हैं, बच्चे हैं, बेपड़ी भाभी हैं जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। माँ बाप का प्यार तो मैंने सिर्फ भैया में ही पाया है। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि दोस्ती तक हम लोगों के संबंध ठीक थे, लेकिन आगे फिर वही बात। देखो, कोई भी लड़की जब ऐसे निर्णय लेती है किशोर, तो खूब आगा पीछा सोच लेती है। मुझे सभी तरह की जिंदगी जीने की आदत है। उसने किशोर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तो तुम्हारी लेक्चरशिप पक्की है ना, इसलिए एक आधार है। ये ना भी होती तो भी मैंने आने का निर्णय कर ही लिया था। अब हम दोनों की सुख दुख अलग कहाँ रह गए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मैं इस साल फाइनल किए लेती हूँ, फिर निश्चिंत होकर पीएचडी कर डालो। ये ट्यूशन और नोट्स तो तुम बंद ही कर दो। मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूँगी। फिर बहुत ही लाड़ और सांत्वना से उसके कंधे पर बाँह रखकर बोली, छोटी सी तो जिंदगी है, यूं ही बीत जाएगी। आज भी याद है किशोर को लगा था कि लीना के मुख से अपनी बात नहीं, फिल्में और रूमानी किताबें बोल रही थी। घड़ी देखकर जब वो लोग उठे तो लीना ने उसे इस तरह दिलासा दिया जैसे बच्चे को समझा रही हो। देखो, हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ़ें, असुविधाएं, अपमान और बदमगजी होती है, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद कोई भी उन्हें याद नहीं रख पाता। पापा ने गलत किया या सही, अब तो हमारी ज़िंदगी अपनी और स्वतंत्र ज़िंदगी है। पापा उसमें कहाँ आते हैं? हाँ, पापा उसमें कहाँ आते हैं। ना होगा तो आगे उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन सुनसान माल रोड पर किशोर ने लीना को कमर से अपने पास खींच लिया। तुम बहुत समझदार हो लीना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी। ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। इसी तरह भटकाव में मुझे सहारा देती रहना। मन में सोचा, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय, दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण लगने का सिलसिला शुरू कहाँ हुआ था ये तो स्पष्ट याद नहीं, लेकिन वो ख़त्म वहाँ नहीं हुआ। ख़त्म हुआ किशोर और लीना को अलग करके, एक नए सिलसिले की शुरुआत करके। आज लीना का आशय उसी अतीत से है क्या? उसने पाइप निकाल लिया, सुलगाया और सिरे से पकड़कर पीता रहा। कुछ घटनाएं आज भी भुलाए नहीं भूलती। और आज भी किसी लड़की को टेनिस खेलते देखकर, किसी पार्टी में, होटल में छुरी कांटे उठाते रखते याद आ जाती है। दीक्षित साहब की ओर से शादी का डिनर था उनके लॉन में ही। छुरी कांटे से दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन या किसी के घर एट होम पार्टी खा चुका था, लेकिन ख़ास सुविधाजनक ना होते हुए भी खाने में दिक्कत नहीं हुई। समाप्त करके छुरी कांटे का क्रॉस बनाकर खाली प्लेट में रख दिया और चुपचाप होठों पर फरमाइशी मुस्कान लाकर मेहमानों की चूहल पर हंसने का प्रयत्न करने लगा। वे सब अपनी ही बातों में व्यस्त थे और शायद किसी को एहसास नहीं था कि जिसकी शादी की पार्टी वे लोग खा रहे हैं, वो व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित है। पास बैठी लीना ने बहुत धीरे से पूछा, अरे आप खा चुके क्या? लापरवाही से उसने हाँ कहा और दीक्षित साहब का तह किए नैपकिन को होठों से छुलाना देखता रहा। तभी औरों की निगाह बचाकर लीना ने धीरे से उसकी प्लेट की छुरी कांटे के क्रॉस को बिगाड़कर उन्हें दो समानांतर रेखाओं की तरह रख दिया। उसने भी देखा, खाना खत्म करने वाले समानांतर ही रखते हैं और उसकी जानकारी गलत थी। थोड़ी देर वो उधर से ध्यान हटाए रहा, मगर बाद में जाने क्या हुआ कि फिर से उन्हें क्रॉस की शक्ल दे दी। मेज के नीचे लीना ने धीरे से उसका पांव छुआ तो उद्धृत भाव से बोला, अभी एक और कटलेट लूंगा।
तब से वो लीना के साथ खाते समय खाना खत्म करके छुरी कांटे को क्रॉस की स्थिति में ही रखता है। फिर उसका गट गट पानी पीना, चप चप खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं है। ये जानते हुए भी ये उसे चिढ़ाने के लिए यही करते हुए खाता है। उसे लगता इसमें लीना की व्यक्तिगत नापसंदगी उतनी नहीं है जितनी हिकारत की ये भावना कि तुम्हें सभ्य समाज में उठने बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद ये नहीं जानते कि ये अशिष्टता है। कोई चीज़ स्वादिष्ट लगती तो जल्दी जल्दी लंबी सड़ाकेदार आवाज़ के साथ मुंह में भर लेता और झूम झूम कर गुनगुनाते हुए उसका स्वाद लेता और लीना की आंखों में पड़ता। शायद पहली बार खा रहे हो, है ना? हालांकि ये भी समझ लेता कि उसके ऐसा करते समय जानबूझकर लीना दूसरी ओर मुंह करके रसोई में झांकने लगी है। लीना को धोबी की धुली साफ सफ़ेद इस्त्री की हुई साड़ी पहनकर सोने का शौक था और उसका आग्रह रहता कि वो भी धोबी का धुला कुर्ता पैजामा पहनकर सोए। लेकिन किशोर किसी भी तरह अपने मन को तैयार न कर पाता। जिस तरह के कपड़े को वो 2-2, 3-3 दिन पहनता और बाहर से लौटकर जिन्हें खूंटी या किवाड़ पर लटका देता रहा है कि अगले दिन पहनने लायक रहे, उन्हें पहने ही कैसे बिस्तर में घुस जाए। 2 घंटे उन पर क्या इसलिए बेचारे धोबी ने मेहनत की थी? अक्सर ही लीना इस्त्री ठीक न होने पर आधे कपड़े धोबी को लौटा देती थी कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेटकर बराबर कर देना है। लोटे में अंगारे भरकर रात को देर तक अपने हाथ के धुले कपड़ों पर इस्त्री करना उसे अभी तक याद है, इसलिए इस्त्री करने के परिश्रम को भी जानता है। वो उस कुर्ते पजामे को यूं ही सिरहाने पर रखा छोड़कर कहीं से कोई गंदे कपड़े निकाल लेता। क्या है, कहीं कोने में न पड़े रहें, शरीर पर ही रहें, सोना ही तो है। लीना चिढ़ाती, तुम्हें गंदे कपड़े पहनने का शौक है? उसे लगता कह रही हो साफ कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना? इंटरव्यू के लिए जाना था। लीना ने उसकी अटैची बिस्तर तैयार किए। अपनी बेत की चौकोर टोकरी में 2 प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, तौलिया, नैपकिन, केले, संतरे इत्यादि रख दिए। गुसलखाने से निकलकर गीले बालों को झटके से काढ़ते छींटे उड़ाते हुए किशोर ने पूछा, अरे भाई, ये सब क्या है? लीना व्यस्त भाव से सामान लगाती रही। कुछ नहीं, रास्ते की तैयारी है। पापा की तैयारी मैं ही करती थी, किशोर ने मुलायम स्वर में कहा। क्यों ये सब बेकार मेहनत कर रही हो? रास्ते में मेरा मन ही नहीं होता कुछ खाने पीने को। फिर 3rd क्लास में आदमी खुद ही बैठ जाए, इतना काफ़ी है। ये ताम झाम जितना कम हो उतना अच्छा है, बेकार टूट टाट जाए। फिर जब कंघी अंदर रख कर लौटा तो असली बात कही, इसके लिए एक कूली अलग से करना होगा। अटैची बिस्तर का क्या है, लिए और हाथ में लटका लिए। लीना का हाथ रुक गया। उसने गौर से किशोर को देखा और उसके आगे बाईफोकल चश्मे से झांकती दीक्षित साहब की आंखें आ गईं। लीना को शौक था घर में अच्छे पर्दे हों और उसे लगता पुरानी साड़ियों के पर्दे क्या बुरे हैं। घर में नए टी सेट की ज़रूरत थी। भेंट में मिले टी सेट दीक्षित साहब के साथ ही उस शहर में छूट गए थे और वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। तय हुआ शाम को साथ चलेंगे, लेकिन वो खुद ही कॉलेज से बाजार चला गया और जब आया तो 2nd ग्रेड का टी सेट साइकिल की डोलची में था। किसी बेमालूम सी चटक या टेढ़ेपन को कौन गौर से देखता है? चीज़ तो आधे दाम में आ गई। लीना ने देखा तो नाक बहुत सिकोड़ ली। क्या उठा लाए? अगले दिन वो खुद जाकर नया सेट उठा लाई। बोली, तुम्हारे पैसे नहीं खर्च किए हैं, अपने पैसों से लाई हूँ। अपने पैसों को लेकर उसके मुंह तक कोई बात आई थी, तभी कोई आया था। ये सब तो चला बिना बोले, लेकिन एक दिन जब रेस्टोरेंट से निकले तो बोलने का लिहाज भी टूट गया। शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन साथ में था किशोर का एक सहकारी अंग्रेजी विभाग का मेहता। लीना का फाइनल था, इसलिए मदद करने मेहता अक्सर आ जाते थे। शाम को प्रायः साथ ही प्रोग्राम बनता। कम से कम चाय साथ ही पीते थे। जब तक किशोर पैसे निकाले कि मेहता ने झटके से पर्स निकालकर 10 का नोट थाली में फेंक दिया। टिप के 4 आने छोड़े और बाहर आते हुए बोला, मैं समझता हूँ इन बेचारों को ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। ये होटल वाले इन्हें देते ही क्या है, सारा गुजारा तो टिप पर ही चलता है इनका। हमारे ये टिप देने में सबसे ज़्यादा तकलीफ पाते हैं। लीना हंसकर बोली, बहुत दिल कड़ा करके छोड़ा तो एक आना छोड़ दिया। हम पूछते हैं, ये पैसा फेंकने से क्या फ़ायदा? उसने बचाव पक्ष की दलील की। एक तो 2 पैसे की चीज़ के 4 आने दो,
फिर ये टैक्स। मैं कहता हूँ कि ये टिपबाजी विदेशों में इतना बड़ा सिरदर्द हो गया है कि लोग परेशान हैं। दरवाज़ा खोला है, टिप दीजिए। लिफ्ट से लाए हैं, टिप दीजिए। टैक्सी का भाड़ा दिया है, टिप दीजिए। होटल के बैरे ने आपकी डाक ला कर दी है, टिप दीजिए। टिप ना हुई साली मुसीबत हो गई। हमें तो इस सब को डिस्करेज करना चाहिए। भाई चीज़ों के दाम आप 2 पैसे और बढ़ा दीजिए, लेकिन टिप के नाम पर ये जेब कतराई तो बंद कीजिए। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। वो लीना से बहस के अंदाज में बोलता रहा। खैर, अच्छा या बुरा, सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है, लीना ने बताया। अच्छा सभ्य समाज है? एक पूरे वर्ग को बख्शीश और टिप पर पालना गुलामी है। किशोर को गुस्सा आ गया। ऐसा ना करें तो ये लोग भी ठीक से सर्व नहीं करते, कोई सुनेगा ही नहीं। यानी जिसके पास टिप देने के फालतू पैसे ना हो उसे यहाँ आने का हक नहीं है। उसे न खाने पीने का हक है, न अच्छी जगह उठने बैठने का। उसकी बातों में कड़वाहट आ गई। बिल के पैसे हो ना हो, लेकिन टिप जरूर हो। इसे पर्सनल क्यों बनाते हो किशोर? लीना ने निर्णय के ढंग पर कहा। बहरहाल आपकी बात भी ठीक हो, फिर भी मैंने देखा है कि पैसा आपसे छूटता नहीं है। लीना ने मेहता के बढ़े हुए हाथ से पान लेकर मुंह में भर लिया। किशोर की आंखों के आगे बीवेयर ऑफ डॉग का फाटक घूम गया। बोला, लीना जी, मुझे मिलते हैं 200 रुपये, सो भी आज। और आपकी रहने की आदत है उस माहौल में जहां 1000 रुपये तनख्वाह और 1500 की ऊपरी आमदनी होती है। वे लोग 5 रुपए के बिल पर 1 रुपया टिप दे सकते हैं। उस दिन लीना की आंखों में आंसू आ गए थे और घर आकर तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रात भर रोती रही और किशोर डरे बच्चे की तरह माफ़ी मांगता रहा। अक्सर उसे दया भी आती थी। लीना सब्जी काटती या झाड़ू लगाती, सफाई करती, कपड़े धोती, तो किशोर का मन एक अजीब करुणा से भर भर आता। बेचारी लाड़ प्यार नाज नखरों से पली लड़की कहाँ आ गई है। तब वो आगे आगे सारे काम कर देता। वो कपड़े भीगे छोड़कर आती तो धोकर सुखा देता। वो ब्रश करती तब तक खुद स्टोव जलाकर चाय बना देता। वो खाना बनाती तो नहाने से पहले कमरे झाड़ देता। लीना किताबें खोले पढ़ रही होती और वो चुपके से बर्तन मल डालता। हालांकि वो चीज़ उसे और भी चुभती थी कि लीना जान गई है, फिर भी न जानने का बहाना करके बैठी पढ़ रही है। लेकिन देखकर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता तो लड़ती और वो कहता, देखो लीना, मुझे तो ये सब करने की आदत है, शुरू से किया है। भाभी बीमार या बाहर होती थी तो सब कुछ करता था, लेकिन तुमने तो रसोई में झांक कर भी नहीं देखा होगा। उसका गला रुंध जाता। तुम क्या सोचती होगी लीना, कहाँ? लीना गहरी सांस लेकर झिड़क देती। जब वो सज संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता। हेयर स्टाइल, मैचिंग सेंस, हर चीज़ का चुनाव और स्तर, सभी में कुछ ऐसी नफासत और अभिजात्य रहता कि लगता वो किशोर से बहुत दूर चली गई है, अप्राप्य और दुर्लभ हो उठी है। उसे अपना आप बहुत ही छोटा अकिंचन महसूस होने लगता। वो खुद ही मानो अनाधिकारी, गैर और अजनबी बनकर उसे ठगा सा देखता रह जाता। उस क्षण उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वो लीना के लायक नहीं है। कहाँ वो और कहाँ लीना। जरूर लीना भी तो अपने आप को और उसे देखकर कभी कभी सोचती ही होगी कि वो कहीं गलत कर बैठी है। जाने कैसे उसे ये विश्वास हो गया था कि अब लीना को उसके साथ आने का अफसोस होने लगा है। इधर वो अधिक सुस्त और उदास रहने लगी है। कहाँ इस समय वो किसी शानदार गाड़ी में बैठी घूमने जा रही होती और कहाँ अब बार बार धूप में रुमाल से गले कनपटियों का पसीना पोंछती, धूल धक्कड़ में रिक्शे में लदी पहिए से साड़ी बचाती चली जा रही है। साथ लगे इस बुद्धू, चुगत, घुन्ने, मनहूस और कंजूस को देखकर क्या हर क्षण धड़कते दिल से यही नहीं मानती होगी कि हाय राम, इस वक्त कोई जान पहचान का न मिल जाए। हालांकि वो खुद भी बहुत ख्याल रखती थी कि जब किशोर उसके साथ हो तो सबसे अच्छे कपड़ों में हो, मगर उसके पास अच्छे कपड़े थे कहाँ। देखो, कल एक जहाज क्रैश हो गया, आईएसी का विस्काउंट था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने मेहता और लीना को सुनाया। अक्सर जब वो तीनों बैठते तो किशोर को लगता जैसे उसके पास बात करने का कोई विषय ही नहीं है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वो कुछ उठाकर पढ़ने लगता। हालांकि एक आध बार लीना ने बताया कि ये बदतमीजी है। क्या था? लीना स्टोव के पास थी, जैसे कम सुनती हो।
इस तरह कान पर जोर देकर पूछा। वैसे भी स्टोव की आवाज़ रसोई में गूंज रही थी। उसने डरते डरते मेहता को देखा कि कहीं सुन तो नहीं लिया। इंडियन एयरलाइंस का विस्काउंट था, किशोर ने दोहराया। वो और मेहता आंगन में मूढ़ों पर बैठे थे। लीना रसोई में पास ही चाय बना रही थी। विस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाइकाउंट बोलो, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही बाइफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास करती दो उपेक्षा भरी आंखें उसे तिलमिलाकर छोड़ गईं। अरे हाँ हाँ, आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं, ज़रा स्पेलिंग तो देखो, किशोर जिद करता रहा। मेहता साहब ज़रा इन्हें बताइए, वो वहीं से बोली। मेहता अचकचा उठा, क्षमा मांगने के लहजे में कहा, प्रोफेसर साहब है तो वाइकाउंट ही। अरे इन अंग्रेजी शब्दों का कोई एक उच्चारण है, किशोर भड़क उठा। अंग्रेज और अमेरिकनों की बातें छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में खुद हजारों शब्दों के उच्चारण तय नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है डिरेक्शन, दूसरा कहेगा डायरेक्शन, एक कहेगा ऑफिन, दूसरा बोलेगा ऑफ्टिन। लिखा है ल्यूटिनेंट स्कीइंग, पढ़ रहे हैं लेफ्टिनेंट शीइंग। स्पेलिंग है GAOL, बोला जा रहा है जेल। आई हेट दिस लैंग्वेज, जो सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चों की बपौती हो, यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। द लैंग्वेज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। और इस शब्द के याद आते ही उसे लगा जैसे वो मेहता और लीना को नहीं, इन दोनों के पीछे कहीं खड़े दीक्षित साहब को ये सब सुना रहा है। साले, हमारी जबान को कहेंगे वर्नाक्यूलर। जानते हैं वर्नाक्यूलर माने क्या होता है? वर्नाक्यूलर मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रोमन स्लेव्स, जन्म जन्मांतर के गुलामों की जबान। उसके गुस्से पर लीना जोर से हंसी। लेकिन इस बात पर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अपनी गलती मान लीजिए ना, और नाराज होकर भी वही भाषा बोल रहे हैं जिस पर नाराज हैं। वो हत्थी टिकाकर हंसती रही। शट अप। जाने उसे क्या हुआ कि जोर से उसने अखबार जमीन पर पटका और झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं, हमारे उच्चारण खराब सही, लेकिन इसी कॉन्वेंट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। और वो मेहता को स्तब्ध छोड़कर बाहर चला आया। आते हुए कह आया, मैं गरीब आदमी हूं लीना, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। बाद में अपनी उत्तेजना पर उसे अफसोस होता रहा। 3-4 दिनों के तनाव रोने धोने के बाद उसने खुद लीना से माफी मांगी कि गलती उसकी थी। ना मालूम उसे क्या हो गया था, क्या हो गया था नहीं, क्या होता चला जा रहा था समझ में नहीं आता था। उसे जैसे लीना से उसके सामने पड़ने से डर लगने लगा था। लीना की एक खास तरह की दृढ़ या जिद्दी मुद्रा है जिसके सामने वो नर्वस हो जाता है और या तो कुछ उलूल जुलूल कह बैठता है या उससे ऐसा ही कुछ हो जाता है। उसे हमेशा खतरा बना रहता है कि ना मालूम किसी मजाक या गंभीरता में वो क्या कुछ कह दे और लीना का चेहरा सांवले गंभीर चेहरे में बदल जाए और वहाँ बाईफोकल चश्मा उभर उठे। वो अपनी थीसिस के सिलसिले में रोज सांझ को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाता था और लीना इम्तिहानों की तैयारी करती थी। प्रीवियस में 58% नंबर थे और अगर इस बार तैयारी ठीक हो जाए तो कमी पूरी करके फर्स्ट क्लास लाया जा सकता था। इसलिए नियमित रूप से मेहता की मोटरसाइकिल दरवाजे पर 5 बजे आ खड़ी होती थी। तीनों साथ चाय पीते। उस क्षण लीना सबसे अधिक प्रसन्न रहती। वैसे प्रायः ये उसकी शिकायत रहती थी कि ना तो हम किसी के यहाँ जाते हैं न किसी को चाय पर बुलाते हैं। तभी उसे ख्याल हुआ था कि सचमुच उसका परिचय कितने कम लोगों से है, ऐसे लोगों से जिनके साथ संपर्क रखने में लीना को प्रसन्नता हो। इसलिए वो अक्सर ही चुप रहता और ख्याल रखता कि कहीं चाय से सुड़ सुड़ की आवाज़ ना हो, या वो दांतों के पीछे जीभ लगाकर अपनी प्रिय ना कर बैठे। खाने के बाद एक दिन वो परम तृप्त भाव से यूं ही दांतों से जीभ लगाकर सांस खींच रहा था जिससे आवाज़ होती थी। लीना खा रही थी। अचानक बोली, फॉर गॉड सेक ये मत करो, मुझे उल्टी हो जाएगी। और तब से जब भी वो ऐसी आवाज़ निकालता कि लीना का ये वाक्य उसकी को बीच से ही रोक देता। वो और मेहता कपड़ों की बातें करते, फिल्मों की बातें करते, दिल्ली और बंबई के होटलों की बातें करते, ड्राइविंग और पार्टियों के दिलचस्प किस्से सुनाते। मिसेस किशोर, आपने रेंस ऑफ रांचीपुर देखा है? भुआल सन्यासी वाले किस्से पर बेस किया है।
और वो फिल्मों की कहानियां सुनाने लगता। लीना उत्सुक मुग्धता से सुनती रहती या कभी लीना सुनाती। मुझे क्रीम खाने का शौक जरा ज्यादा ही था। फ्रूट क्रीम, जेली क्रीम, आइसक्रीम, पता नहीं एक दिन पापा को क्या सूझा, 10 सेर क्रीम उठा लाए। 10 सेर? मेहता अथाह आश्चर्य दिखाता। माय गॉड! हाँ 10 सेर, लीना उत्साह से बताती। कहते थे जी भरकर खा लो, एक बार खूब नियत भर लो तो नॉर्मल हो जाओगे। ये पापा का सिद्धांत था। या उन दिनों घोड़ों की बोसकी, 4 घोड़ों की बोसकी आती थी और पापा ने घर भर की चादरें उसी सिल्क से बनवा दी थी। वो तो बड़ा कीमती सिल्क हुआ करता था, मेहता प्रशंसा से कहता। रुपए की तो पापा ने कभी चिंता ही नहीं की। मखमल के पर्दे 2-2 हजार के गलीचे हैं उनके पास। आप सोचिए उन दिनों के 2000। उस समय वो किशोर की उपस्थिति भूल जाती। फर्स्ट क्लास से नीचे कभी सफ़र ही नहीं किया और पापा सिगार पीते हैं। आप सोचिए, अंग्रेज कलेक्टर कहा करते थे, मिस्टर दीक्षित, आपके यहाँ जो सिगार मिलता है वो हमें इंग्लैंड में भी नसीब नहीं है। घर के हर आदमी पर एक बैरा आज भी है। 5-10 रुपए का तो हिसाब ही नहीं मांगते। कमाल है कि भाव से मेहता सुनता रहा। वो खुद अच्छे परिवार का था और तनख्वाह के अलावा 100-200 घर से मांगकर खर्च कर देता था। वो तो यहाँ सिर्फ इंतजार का वक्त काट रहा था। वस्तुतः उसे तो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना था। साफ सुथरा स्मार्ट सा नौजवान, मुलायम घने बिना तेल के बालों का गुच्छा सामने झुका रहता था और कभी बो और कभी टाई में वो सचमुच प्रभावशाली लगता था। अपने मस्से पर उंगली रखे अक्सर किशोर उसे देखता। सांझ को प्रायः वो सफ़ेद पैंट कमीज में आता। आंगन में ही नेट लगाकर बैडमिंटन कोर्ट काढ़ लिया जाता और घंटा 1.5 घंटा दोनों खेलते। मेरे यहाँ बेकार पड़ा था, कहकर उसने बल्ले और शटल कॉक्स का पूरा डिब्बा लाकर रख दिया था। तब पढ़ाई होती थी। एक बार उसके आते ही लीना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इन्हें मिलता है क्या है? और इस सब में किशोर सचमुच अपने को फालतू ही पाता था। न उसे किसी ने 10 सेर क्रीम लाकर दी थी और न ही बोस्की की बेडशीट्स उसने देखी थी। उसके पास कमीज कुर्ते तक सिल्क के नहीं रहे पहले। उसे लगता अगर मेहता लीना का क्लास फेलो होता तो वो ये सारी बातें सुनता और दांत पीसता। शेखी, वो वर्ग सिर्फ शेखी पर जिंदा रहता है। एक की बात सुनकर प्रतीक्षा करता है, देखे अब दूसरा पक्ष कौन सी शेखी इसके जवाब में खोज कर लाता है। मेहता के सधे हुए खेलने के ढंग और साड़ी का पल्ला कमर में खोस कर बार बार जूड़ा खोल कर देखते हुए लीना का व्यस्त भाव से खेलना देखता तो कचोट तीखी हो जाती। कहीं कुछ गलत हो गया है। फिर किताब उठाकर चुपचाप बाहर चल देता और आईने अकबरी के अनुवाद में पढ़ने की कोशिश करता कि अकबर के प्रिय खेल क्या क्या थे। उसे बार बार वो दिन याद आते रहते जब बीए में वो लीना को हिस्ट्री का पेपर तैयार कराता था और लीना मुग्ध भाव से जरा होंठ खोलकर उसे एकटक सुनती रहती थी। मन होता था बात अधूरी छोड़कर उन होठों को धीरे से चूम ले। कॉलेज की मोनालिसा फतेहपुर सीकरी में खड़ी नूरजहां बन जाती। मेहता के मुंह से ब्रैडले को भी तो ठीक उसी तरह सुनती होगी। और मेहता तो किशोर से हर हालत में आगे है। औरत का मन अगर एक बार आ सकता है तो खुद उसके पीछे वो भी तो पागल हो उठी है। कभी भूल सकता है वो लीना के चेहरे के उस भाव को जब मेहता ने कहा था, मिसेस किशोर, आपकी अंग्रेजी तो सचमुच कमाल की है। मन होता है घंटों सुनता रहो। कुछ भी कहिए, कॉन्वेंट की बात ही और है। जो उन स्कूलों में एक बार पढ़ लेता है जिंदगी भर उसकी छाप बनी रहती है। और तब एक सख्त चेहरा, सांवले होठों में दबा स्टेट एक्सप्रेस से निकलता धुआं किशोर के मन मस्तिष्क पर छा गया। किशोर डरता था और किसी भी तरह कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाता था, गेट आउट ऑफ माई हाउस यू स्काउंड्रल। लीना का जन्मदिन था। वो बैठा बैठा कांच के ग्लास में ब्लेड घिस रहा था। लीना नहा धोकर साड़ी लपेटे निकली थी। गीले बालों को सिर पर पार्वती की तरह बांध लिया था। भीगी साड़ी को डोरी पर फैलाती हुई बोली, अभी प्रोफेसर मेहता पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे। कहते थे एक डॉक्टर है जो शर्तिया मस्सा दूर कर देता है। 20 बार तो दूर करा लिया यार। लोग कहते हैं घोड़े का बाल बांधो फिर नहीं होता, लेकिन हर बार आ जाता है, इसलिए मूछें रखनी पड़ती हैं। वो अफसोस से बोला, एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है।
लीना ने स्नेह से कहा। जब वे खुद जाकर डॉक्टर से मिले हैं, इतनी परेशानी उठाई है, तो एक बार ये भी कर देखो। और पता है हमारे लिए जन्मदिन पर क्या लाए हैं? क्या? उसने हाथ रोककर उत्सुक प्रश्न मुद्रा से उधर देखा। लीना अंदर से एक डिब्बा उठा लाई। ब्रांज शेड की रॉ सिल्क साड़ी थी। लीना बता रही थी, दिल्ली में तो आजकल क्रेज है रॉ सिल्क। किशोर की हिम्मत छूकर कपड़ा देखने की पड़ ही नहीं रही थी। सूखे गले से शब्द ठेलकर कहा, ये तो बड़ी कीमती होगी। 100-125 से कम क्या दाम होगा? दाम तो नहीं बताए, लेकिन हाँ, इससे तो कम क्या ही होगी। एक ब्लाउज पीस भी है। उत्साह और आह्लाद से लीना ने साड़ी के नीचे रखे ब्लाउज पीस को खींच लिया। हमारे पास तो सच अच्छी साड़ी भी नहीं रह गई कोई। वही शादी के वक्त की 4-6 पड़ी हुई हैं। बस? किशोर ने भोलेपन से पूछा। साड़ी ब्लाउज ही दिए हैं और कपड़े नहीं दिए? लीना जैसी खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह गई। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही पूछा, क्या मतलब? किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया और डिब्बा एक ओर खिसकाकर ब्लेड घिसने लगा। तभी उसके कंधों को छूकर करीब करीब चीखती आवाज में लीना ने पूछा, मैं पूछती हूँ, मतलब बताओ। झटके से किशोर ने उधर मुंह घुमाया और दुगनी ऊंची आवाज में पूछा, मारोगी मुझे? लो मारो। नहीं बताता मतलब? कर लो जो तुम्हारा मन हो। मुझे भी बाप का चपरासी समझ लिया है जो घुड़कियों में आ जाएगा? अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे मिलता ही क्या है? लीना का स्वर गिर गया। वो न चीखी न चिल्लाई, बहुत सख्त आवाज में बोली, देखो किशोर, आज से बल्कि इसी क्षण से हम लोग साथ नहीं रहेंगे। मैं भी सोच रही थी कि अब तुमसे बात कर ही ली जाए। न तुम अंधे हो न बहरे, तुम सिर्फ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात वो नहीं लगती जो होती है, उसके पीछे और बात दिखती है। मैं समझती थी कि मैनर्स, बातचीत, उठने बैठने के तौर तरीके और व्यवहार ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत जल्दी बदला जा सकता है, सीखा और भुलाया जा सकता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज ही नहीं। तुम्हें मेरे हंसने बोलने चालने सब में शेखी और दिखावा लगता है। हाँ, मैं जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ। झटके से किशोर उठा और पूरी ताकत से कांच के गिलास को जमीन पर पटककर बकता रहा। लाड साहब की बच्ची कहती है हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम में उठने बैठने बातचीत करने के मैनर्स नहीं हैं। हम कंजूस और बदजबान हैं। बड़े बाप की बेटी और मिठबोली तो आप है। या तो जो मन में आए सो करने दो, या तो सब सुनो, जिंदगी तबाह करके रख दी। भाई भाभी के पास नहीं गए, माँ बाप की तरह उन्होंने लिखाया पढ़ाया और शादी के बाद उन्हें धेले की मदद नहीं कर सके। अपने लिए एक रुमाल नहीं लिया, कुछ बचे तो ले। दिन रात कॉलेज में मेहनत करो, थीसिस के बहाने ट्यूशन करने जाओ, और यहाँ दिल में भरी है कोठी बंगला, नौकर चाकर, बाप की नवाबी। देखो किशोर, पापा को 20 बार कहूंगा, रोक, तू रोक मुझे। नकलची बंदर कहीं के, साले अंग्रेज की नकल कर करके उनके जूते चाट चाट करके आज साहब बन गए हैं। हा 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 हा, साहब। 10 सेर क्रीम लाए थे, बोस्की की चादरें, 2-2 हजार के गलीचे। पता नहीं क्या क्या बकता झकता वो बाहर चला गया और सारे दिन अपने आप से बातें करता सड़कों पर भटकता रहा। दिन छिपने के बाद जब डरता डरता आया तो दरवाजे पर ताला था और लीना चली गई थी। वो पास्ट, अतीत 8 साल पहले का है। दूसरा अतीत है 8 साल का ये काल, यानी अगले साल उसके खुद कलकत्ता चले आने के बाद बीता हुआ समय। उसका एक विद्यार्थी बहुत बड़ी जगह घर जमाई बनकर आया था और उसने किशोर को 400 का स्टार्ट दिया था। ये इस अतीत का प्रारंभ है। सारा खेल रुपए का है और अब रुपया कमाना है। उसने निश्चय किया और भूत की तरह रुपए के पीछे लग गया। भूल गया कहीं कोई लीना है, कहीं कोई दीक्षित साहब है और कहीं कोई अतीत है। एक नौकरी पर पांव टिकाकर दूसरी का सौदा होता रहा। पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, और एक दिन लिफ्ट उसे 10वें तल्ले के इस चैम्बर में ले आई जिसके दरवाजे पर लिखा था जनरल मैनेजर। मगर नहीं, संपर्क लीना और दीक्षित साहब से न रहा हो और उसने 2 साल से पता न लगाया हो कि लीना कहाँ है। भूला वो दोनों में से किसी एक को भी नहीं था। आज तो उसे लगता है लीना नाम का एक पर्दा था जिसके हटते ही उसने अपने आप को दीक्षित साहब के रूबरू खड़े पाया। पर्दा कहना भी गलत होगा, वो सिर्फ मेज का तख्ता थी
और उस पर कोहनियाँ टिकाकर वो और दीक्षित साहब पंजा लड़ा रहे थे, अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। जिस दिन उसने जाना कि लीना ने लेक्चररशिप ली है, उस दिन से उसे सचमुच बहुत संतोष हुआ कि अभिव्यक्ति के साथ उसने महसूस किया कि अपराध का बोझ उसकी छाती से दूर हो गया है। दूसरे तरीकों से उसने ये संदेश भी भिजवा दिया कि लीना चाहे तो किसी के साथ चाहे मेहता के साथ ही सेटल हो जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो चाहेगी तो कानूनन भी भरसक सब कुछ करने को तैयार है। उसे लीना से कोई शिकायत, कोई द्वेष नहीं। बाद में सुना मेहता इंग्लैंड से ही किसी को ले आया है। बहरहाल इस निश्चय के साथ ही उसे लगा कि वो लीना को भुला सकने में सफल हो गया है। सभी से गलत निर्णय हो जाते हैं। पूरे होश हवास में सारा आगा पीछा सोचने के बावजूद हम लोग एक दूसरे के लायक नहीं थे। यो अक्सर ही उठते बैठते खाते पीते लीना के साथ वाले दिनों की तस्वीरें दिमाग में कौंधती थी, और आज ये आंख सकना उसके लिए असंभव हो गया है कि कितनी घटनाएं और बातें वास्तव में हुई थी और कितनी उसकी अपनी कल्पना की उपज है। उसकी असलियत में उसे खुद भी विश्वास नहीं, और ये उसने तो मान ही लिया है कि उन दिनों जिस अस्वाभाविक मानसिक तनाव और दबाव से वो गुजर रहा था, उसके रहते हुए बातों को सही परिप्रेक्ष्य में ले सकना सचमुच उसके लिए संभव नहीं था। साथ ही वो इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन न तो किसी के साथ सेटल होगी, न उसके सामने झुकेगी। झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में ही नहीं है। एक तो वो खुद इतनी दृढ़ निश्चयी, और फिर उसके अफसरी वर्ग के संस्कार जो व्यक्ति को तोड़ देते हैं, बिखरा कर चूर चूर कर देते हैं, लेकिन झुकने नहीं देते। उसकी रग रग में सिगरेटों से काले पड़े होंठ और बाई फोकल चश्मे से झांकती काली खुर्राट आंखें तैरती हैं। किसी ने बताया था कि दीक्षित साहब हार्ट फेल हो जाने से चल बसे हैं। न उसे अफसोस हुआ, न खुशी। वे रहे न रहे, उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो प्रतीक्षा जरूर कहीं मन में उन दिनों करता रहा कि उनकी मृत्यु की सूचना तो कम से कम उसे मिलेगी ही, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। स्टेट्समैन के पर्सनल कॉलम ने उनके न रहने की सूचना को जरूर पक्का कर दिया। लीना ने मसूरी में हैकमैन्स के सामने चलते हुए कहा था, हमारी आपकी जिंदगी स्वतंत्र है, पापा उसमें कहाँ आते हैं। लेकिन वो एक झूठ था, बहुत बड़ा और यंत्रणादायक झूठ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लीना को स्टेशन पर विदा किया था, 5,000 के साथ बंद लिफाफे में बैठकर वो खुद किशोर की जिंदगी में भी घुस आए थे और अनजाने मेहमान की तरह उसके अस्तित्व पर हावी हो गए थे, जिनसे 7 जन्म में भी वो जाने को नहीं कह सकता था और जिनकी उपस्थिति उसकी नस नस को तड़काए दे रही थी। हाँ, जिस दिन लीना नाम का पर्दा बीच से हटा, यह उसने जाना कि लीना सिर्फ मीज का तख्ता थी और वे दोनों उस पर अपनी अपनी कोहनियाँ टिकाए शक्ति आजमा रहे थे, उसी दिन महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई दीक्षित साहब से है। वो मैनेजर हुआ तो पहली बात उसके मन में उभरी, दीक्षित साहब अब तो कमिश्नर होकर रिटायर हो गए होंगे। इनकम टैक्स के मामलों में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। सरकारी आदमी रहे हैं, 20 ताल्लुकात होंगे और सारी भीतरी पोले उन्हें पता होंगी। सेठ से कहकर क्यों ना उन्हें यहाँ बुलवा लिया जाए, उसके नीचे काम करेंगे और चैम्बर में आने से पहले खट खट करके कहेंगे, मैं आई कम इन सर। वो बैठा बैठा उनकी फाइल के कागज़ों पर दस्तखत करता रहेगा और वो अदब से एक ओर खड़े रहेंगे। वो भारी आवाज़ में कहेगा, मिस्टर दीक्षित, आपने वो जुपिटर प्लाईवुड का एनुअल स्टेटमेंट तैयार नहीं कराया, उसे परसों जाना है, उसकी ही वजह से नए परमिट बहुत डिले हो रहे हैं। और कल्पना में मेज़ के सामने खड़े दीक्षित साहब से ये कहकर उसे आत्मिक प्रसन्नता हुई। तभी शंका हुई, उसके सामने वो ये सब कुछ कह पाएगा? उस समय उसका स्वर न हक लाएगा, जबान नहीं लड़खड़ाएगी? असंभव। वे बाज जैसी तेज निगाहें, वे चेहरे की अभेद भावहीनता, उन सब का सामना वो कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ आकर वे जिंदगी भर कोई काम न करे, वो उनके सामने कभी भी जबान नहीं खोल सकता। चौथे 5वें क्लास में जिन सिमियन साहब से उसने केन खाए हैं, उन्हें आज भी चाहे 125 रुपये ही मिलते हों, उनके सामने उसकी आंख नहीं उठ सकती। वो भय अब उसकी प्रकृति बन गया है। उसे याद है चुपके से पीछे वाली बरामदे के पास वाली खिड़की के नीचे वो साइकिल खड़ी करता और बिना जूतों की आवाज़ किए लीना को पढ़ाने चला जाता। बाहर निकलता तब तक दीक्षित साहब आ गए होते, या तो बीच वाले कमरे में चाय पी रहे होते
या बाहर अल्सेशियन कुत्ते को लिए लॉन में चहलकदमी कर रहे होते। माली को तरह तरह के आदेश दे रहे होते। चोर की तरह वो बरामदा उतरता, कहीं निगाह न पड़ जाए, उसे बुला न ले। साइकिल लेकर ऐसा हड़बड़ाता हुआ निकलता मानो वो भी पीछे पीछे आ रहे हों। बाहर सड़क पर आकर खुली सांस लेता और सिर इस तरह झटकता जैसे पानी की दम घूंट सतह के नीचे दबा जा रहा हो। वे देख लेते तो बुला भी लेते। किशोर बेटे, कैसे हो? लो चाय पी लो। उनके सामने रहना कितना कष्टकर अनुभव था। वो बहुत ही कम बोलते थे। सिगार को होठों में घुमाकर पपोलते हुए कुछ सोचते रहते, बार बार माचिस जलाते रहते, लेकिन वो 2 क्षण उसके लिए 1000 इम्तिहानों में बैठने से ज्यादा दुस्सह हो उठते। जी ठीक हूँ कहने में उसे चक्कर आ जाता, हकलाहट बढ़ जाती और पिंडलियों तक पसीना तैराता। दीक्षित साहब ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। आज लगता है कुछ न कहना उनका बहुत रिजर्व रहना नहीं, उसे बात करने लायक न समझना था। उनका अफसरी दबदबा, बाहर का रोब और घर का लीना तक का भय कुछ इस तरह उसकी चेतना पर छा गया था कि वो मजबूर हो उठता था। दूसरों द्वारा सौंपा गया भय व्यक्तियों के लिए कितना घातक और प्राणांतक हो सकता है, ये बात चाहे तर्क से समझ में न आती हो, लेकिन किशोर खुद जानता है। उसकी सारी शक्तियां इन 8 वर्षों में सिर्फ उसी भय से लड़ने में लगी रही हैं। नौकरियां बदलना, सांसारिक दृष्टि में सफल होते चले जाना तो सिर्फ उस भय के सामने बार बार पराजित होकर नए नए हथियारों से लड़ने जैसा रहा है। ईसब के मेंढक की तरह वो मानो इन एक से एक ऊंची जगहों पर खड़े हो होकर हर बार अपने आप से सवाल करता, क्या बैल इतना बड़ा था? क्या अभी भी वो दीक्षित साहब से डरता है? क्या अभी भी वो उनसे छोटा है? तब उसे ख्याल आता कि वे तो कब के गुजर चुके हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो कुशलता से छुरी कांटों का इस्तेमाल करता, कीमती शराबें पीता, कोई पुरमजाक बात कहता, रेस्टोरेंट में 5-5, 10-10 रुपए की टिप छोड़ता, बेरो चपरासियों के सलाम लेता तो कई बार फोकल चश्मे से झांकती 2 आंखें नहीं, आंखों का निराकार एहसास होता और उन्हें वो चुनौती देकर दिखाता रहता, तुमने कभी 15 रुपयों की टिप छोड़ी है? मन की गहराई में उसे लगता ही नहीं था कि वे नहीं हैं, और ऐसे मौक़ों पर वो ठीक वही मुद्रा धारण करने की कोशिश करता जो उसके हिसाब से दीक्षित साहब ऐसे मौक़ों पर धारण कर सकते थे। वही सचेत लापरवाही, हजामत बनाते समय घंटों वो अपने चेहरे को अलग अलग कोणों से देखता। किधर से वो दीक्षित साहब जैसा रौबीला लगता है। उसने चेहरा अधिक रौबीला करने के लिए मोटे फ्रेम का चश्मा भी ले लिया था, जिसे वो झटके से उतारता और लगाता था। हॉल एंडरसन से 1000 रुपए का नया सूट बनवा कर आया तो पहनने से पहले उसने मन ही मन कहा, तुमने देखा भी है ऐसा सूट? पहना तो मुंह से निकला, आंखें फटी रह जाएंगी। लकलक वर्दी में जब ड्राइवर अदब से लपक कर कार का दरवाज़ा खोलता तो वो किसी से निशब्द कहता, अभी तक उसी हिलमैन को धकेलते होंगे। किसी कर्मचारी की गलती पर उसे माफ़ करने का मन होता, तभी ध्यान आता वे उस समय क्या रवैया दिखाते, और तभी भारी सख्त आवाज़ उसके गले से निकलती, नो मिस्टर सेन, मैं पूछता हूँ ऐसा हुआ क्यों? आप जानते हैं मैं गलती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता कहीं इस बात को वो भी सुन रहा है, और आवाज़ की सख्ती बढ़ जाती। किसी बहुत ज़रूरी काम से कोई छुट्टी मांगता तो एप्लीकेशन स्वीकार करते करते उसे सिगरेट वाले होठों का ख्याल आता और हाथ रुक जाता। शुरू से ही एक अजीब विद्वेष भरी घृणा भर गई थी उसे। नौकरी चाहने वालों के प्रति ऐसे प्रार्थना पत्र वो बिना पढ़े फाड़ देता, और कोई सामने ही पड़ जाए तो बेमुरव्वती से कह देता, भूखे मर रहे हो तो यहाँ क्या करने को रुके हो? अपने घर क्यों नहीं जाते? कोई ज़रूरी है कि कलकत्ता रहकर नौकरी करो? कलेक्टर के दामाद हो जो थोड़े में काम नहीं चलता? मैंने कहा ना यहाँ कोई जगह नहीं है, नहीं सुना? और बात पूरी होने से पहले ही बाहर खड़े बैरे के सिर पर घंटी घनघना उठती। वो होता तो ठीक यही व्यवहार करता। मैं तो चुप हूं, उसने इतनी देर में धक्के देकर निकलवा दिया होता। उसे फुर्सत थी इतना सब बकवास सुनने की। इंटरव्यू में जानबूझकर आड़े टेढ़े प्रश्न पूछकर प्रार्थी को नर्वस कर देने में उसे अद्भुत क्रूर संतोष मिलता। ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त कर सकना ही उसके लिए मुश्किल था, जो हकलाते हैं, बात ठीक से नहीं कर पाते, पसीने पसीने हो जाते हैं,
मसले हुए बिना इस्त्री के सस्ते से कपड़े पहनकर आते हैं और वाइकाउंट को विस्काउंट बोलते हैं। वहाँ उसे वर्षों पहले का किशोर दिखाई देता है और अब वो उसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ऐसे किशोरों को धरती पर रहने का कोई हक ही नहीं है। ऐसी परीक्षा में असफल हर प्रार्थी उसे इजूल फिजूल कूड़े की तरह लगता था। सिगरेट पीते पीते अचानक उसे ख्याल आता है। अक्सर वो जब बहुत चिंता मग्न होता था तो आधी पी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में ही डाल देता था। झट उसका हाथ 2 कश पी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में मरोड़ देता है। धुंधला सा ख्याल आता है, ये 12 पैसे कभी बहुत कीमती थे। कभी किसी जगह 200-400 रुपए की बात आती थी और उसे ध्यान आता कि उसे रुपए की चिंता ही नहीं थी। वो तो झटके से रुपए लिखकर दस्तखत कर देता। वो उससे किस बात में कम है। अक्सर जब वो खड़े होकर बातें करता तो सिगरेट का टिन ठीक उसी तरह उसके हाथों से खेलता जैसे लीना को विदा करते समय उसे करते देखा था। स्टेट एक्सप्रेस के सिवा कोई सिगरेट जबान पर चढ़ती ही नहीं थी। जब उसने पहले पहल कंधे उचकाकर इनकार करना सीखा था तो अक्सर उसे 2 बातें साथ याद आती थी। जिस फिल्म में या व्यक्ति को उसने इस तरह कंधे उचकाकर इनकार करते देखा था, उसकी कैसी खूबसूरत नकल की है। दूसरी ये कि तुम तो अभी भी सिर हिलाकर इनकार करते होगे। 16वीं सदी का तरीका। कीमती रेशम का ड्रेसिंग गाउन पहनकर सिगार होठों में घुमा घुमा कर पपोलते हुए जब वो विचार मग्न बालकनी में खड़ा होता तो कई क्षण उसे भ्रम हो जाता, मानो वो खुद दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा है, ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा कर रहा है और ये घूमने वाला व्यक्ति स्वयं नहीं, दीक्षित है। लगता कैसे आत्मविश्वास और रौब से वो चहलकदमी कर रहा है, जैसे एरिस्टोक्रेसी उसके खून की बूंद बूंद में घुल गई है। ऐसी शान से भला वो क्या खाकर घूमेगा। कभी किसी कमजोर क्षण में अपने आप से एक सवाल करता, उसे दीक्षित का भूत तो नहीं आता? शायद इसे ही भूत आना कहते हैं। फिर अपने को झिड़क देता, क्या भूत वूत, तुम्हारे बाप ने भी कभी ये जहाज देखा है? बोइंग प्लेन में कदम रखते ही पहला वाक्य मन में आया। किसी दुकान के सामने से गुजरते हुए कभी किसी चीज को खरीदने की जरूरत महसूस होती तो 2-1 कदम उधर बढ़ाता भी, तभी ध्यान आता वो इस दुकान में कदम रखना अपनी बेइज्जती समझता और वो उल्टे पांव लौट जाता है। ड्राइवर को नोट देकर भेजता। किसी भी व्यक्ति को देखकर पहला प्रश्न मन में उठता, जिसे वो किसी न किसी तरह से पूछ ही लेता, इसे कितना मिलता होगा? वो आदमी की कीमत उसको मिलने वाले पैसे से लगाता। ज्यादा पैसे मिलने वाले के प्रति अपने लापरवाह व्यवहार का उसे सचमुच अफसोस होता। सिनेमाओं, मैगजीनों में, आसपास की दुनिया में वो ध्यान से देखता सुनता कि ऊंची पोस्ट और पोजीशन वाले लोग कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, किस समय उनके चेहरे पर क्या भाव रहता है, कैसे खड़े होते हैं और काम तथा आराम के समय उनके क्या क्या पोज रहते हैं। और जब उन्हें निर्व्याज सरलता से नकल कर लेता तो सुनाता, सुना साहब बहादुर, ये नए अफसरों के उठने बैठने बोलने चालने के ढंग है। तुम 16वीं सदी के अंग्रेजों की नकल करके अपने को बड़ा मॉडर्न मानते हो। नीचे वाले कहते, बॉस बड़ा सख्त है। तो मन में कोई कहे उठता, देखो इसे कहते हैं अफसरी। उस गांव में तुम राजा बने बैठे हो, यहाँ आओ तो आटे दाल का भाव पता चले। फिर संतोष से उसका चेहरा खिल उठता। The respect I command was yet an unrealized dream for you. जब कभी वो घबरा जाता या परेशानियों से बेचैन हो उठता और उसके घुटने जवाब दे जाते, तब वो उसके उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस का ध्यान करता और सचमुच ही मन में एक उत्साह और शक्ति भर उठती। चेतना में कभी प्रसन्न सुख का विस्मय क्षण भी आता। कैसी अजीब बात है, मैं उसी के हथियारों से उससे लड़ रहा हूँ, सफलतापूर्वक लड़ रहा हूँ। इस प्रकार एक अनवरत अघोषित युद्ध था जो हर पल अस्तित्व के रेशे रेशे में चल रहा था और उसकी उपस्थिति ही उसकी जीवन शक्ति का पर्याय बन गई थी, जो घोड़े पर चढ़े उद्धत सवार की तरह एड़े मारती थी, कूंचती थी, और ये सब उसके लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक उठा। लेक से उठकर किशोर गाड़ी के पास आया तो उसका सिर घूम रहा था। अन्य मनस्क भाव से दरवाजे के हैंडल वाली चाबी का सुराख टटोलता रहा। फिर इंजन स्टार्ट करके देर तक यूं ही बैठा बाहर देखता रहा, अत्यंत तटस्थ, निर्वेद, जैसे ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे घाटी में पड़े घायल पस्त सिपाही को देखकर मन में करुणा उमड़ आई हो।
उसकी आंखें फिर सजल हो आईं। दो दुर्धर्ष शक्तियों के बीच लीना एक निरीह लड़की पिस गई। क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? किशोर को लगा ये लीना ने माफी नहीं मांगी। पहली बार दीक्षित साहब के वास्तव में मर जाने की खबर दी है तो सच ही ताकत आजमाता दूसरा हाथ लीना का नहीं था। लीना तो सिर्फ मेज का एक तख्ता थी, वो दूसरा हाथ उसका था। बेचारा, उसे पहली बार लगा महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा लगा होगा, एक वीर प्रतिद्वंदी की पराजय पर कैसा लगा है। फ्लैट पर आकर उसने सबसे पहले रामन को फ़ोन किया। रामन, सुबह बर्टन को फ़ोन करना है दिल्ली, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा, अच्छी तबीयत नहीं है। फिर बातें तो सारी अंतिम रूप से बड़े बाबू को ही तय करनी है, मैं सुबह उनसे बातें कर लूँगा। फिर मानो अपने को जैसे तैसे उठाकर उसने पलंग पर डाल दिया। फेफड़ों में गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ी तो महसूस हुआ वो बहुत थक गया है। 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है और हर नई जगह उसे ललकार कर बुलाती है। 40-42 तक थकान शक्तियों को चूस डालती है। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी का ढर्रा बदलना, नए सिरे से नई जिम्मेदारियों को ओढ़ना, और फिर आखिर अब उसे ज़रूरत भी क्या है? वो अब रह ही कहाँ गया जो। और कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद आपकी विचार शक्ति काम करेगी। शुरुआत में तो कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में कहानी बहुत गहरी है। हमें ऐसे परिवार, ऐसे जोड़े, ऐसे लोग बहुत दिखते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं।